गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th। आप आगे बढ़ते इस वाले चैप्टर में। अब हमने आपको कल तक जो बताया उसमें आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सिखाया। बेटा आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। बुक्स सब लोग ले लें और उसमें जितनी भी अभिक्रियाएं संतुलित करने के लिए दे रखी हैं उनको संतुलित करने का प्रयास करें। और यदि आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। भौतिक अवस्थाओं से आप क्या समझते हो? सबसे पहले आपको समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं तो भौतिक अवस्थाओं को हम क्या बोल रहे हैं। किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था से मतलब ये है कि वह किस अवस्था में पाया जाता है, यानी वह ठोस है, द्रव है या गैस है, किस रूप में है। ठीक है ना। तो भौतिक अवस्थाएं आपको तीन अभी आपको मेनली आपको पढ़ना है, जो गैस अवस्था, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था। तो इन अवस्थाओं को हम जब रासायनिक अभिक्रिया में संकेत के रूप में लिखते हैं तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि गैस पूरा लिखेंगे। उसमें गैस के लिए हम जी से डिनोट करते हैं, जी से उसको दर्शाएंगे। द्रव के लिए हम एल से उसको दर्शाएंगे, ठोस के लिए हम एस से दर्शाएंगे। इसमें एक और चौथी चीज आ रखी है, जलीय विलयन। जलीय विलयन को हम ए क्यू से दर्शाते हैं। इसमें जी का मतलब हो गया गैस, एल का मतलब हो गया लिक्विड, एस का मतलब हो गया सॉलिड और ए क्यू का मतलब हो गया एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं जलीय विलयन के लिए। ठीक है ना। सॉल्यूशन आपका विलयन हो गया और एक्वस का मीनिंग क्या हो गया, जलीय। तो एक्वस सॉल्यूशन किसको कहेंगे? ठोस द्रव गैस से तो आप परिचित हैं। जैसे आपने एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले लेंगे किसका, पानी का। तो पानी तीनों अवस्थाओं में आपका पाया जाता है। अगर आपने पानी बर्फ के रूप में पाया, बर्फ के रूप में हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसका यूज कर रहे हैं तो उस समय हम पानी के आगे क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में एस लिख देंगे। ठीक है। अगर आपने उस रासायनिक अभिक्रिया में पानी को द्रव रूप में लिया है तो उसमें हम क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। यदि आपने भाप के रूप में उसका यूज किया है रासायनिक अभिक्रिया में तो उसमें क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे, गैस के रूप में। ठीक है ना। और जलीय विलयन से क्या तात्पर्य है? जैसे हम नमक को पानी में घोल देते हैं, ठीक है, तो हमने लिख दिया उसको NaCl। NaCl आपको पता है किसका फार्मूला है, नमक का, साधारण नमक का फार्मूला है। ठीक है ना। तो ये नमक का आपका फार्मूला हो गया। अब हमने इसका नमक का क्या बनाया है, जलीय विलयन बनाया है। तो उसको हम किस तरीके से दर्शाएंगे? आपने कुछ नहीं करना है, NaCl का फार्मूला लिखना है और उसके आगे ब्रैकेट में AQ लिख देना है। अगर आप विज्ञान के छात्र, आप इस बात को समझ जाते हो और कहीं रासायनिक अभिक्रिया में NaCl AQ लिखा हुआ आ रहा है तो आपने समझ जाना है कि वो किसकी बात कर रहा है, कि नमक का जलीय विलयन उसमें बना हुआ है। वो खाली NaCl की बात नहीं कर रहा बल्कि किसकी बात कर रहा है, NaCl के जलीय विलयन की बात कर रहा है। ऐसा ही कोई दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सिंपल सा एग्जांपल दूसरा है, आपके घर में चीनी पाई जाती है, शुगर। ठीक है। तो शुगर को अगर आप पानी में घोलते हो तो उसका भी क्या बन जाता है, जलीय विलयन बन जाता है। तो शुगर का बेटा फार्मूला क्या है, C12H22O11। ठीक है ना। ये किसका फार्मूला है, शुगर का फार्मूला है। तो अगर आपने इसका जलीय विलयन बनाया है तो आपने इसके ब्रैकेट में क्या लिख देना है, AQ लिख देना है। सिंपल है। ठीक है। गैस जहां पर आई है उसके लिए G लिखेंगे, द्रव जहां पर आ रहा है उसके लिए L लिखेंगे, ठोस जहां पर आ रहा है उसके लिए S लिखेंगे, जलीय विलयन जहां पर आ रहा है उसके लिए AQ लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर जैसे इसकी परिभाषा को आपको पहले भी हमने लिखाया था, आपने होमवर्क में भी किया होगा, तो उसको पढ़ लेना एक बार। आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रियाओं को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। यानी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने का मतलब क्या है कि वह किस अवस्था में पाया जा रहा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या उसका कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, यानी जलीय विलयन है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल उसने दिया Fe। Fe का मतलब क्या है, किसका संकेत है, आयरन का संकेत है। इसकी अभिक्रिया आपने किसके साथ करा है, जल के अणु के साथ करवाई। ये क्या है, पानी। और उससे क्या बन रहा है, Fe3O4 बन रहा है और प्लस 4H2 बन रहा है।
तो हमने यहाँ पर देखा कि इसके ब्रैकेट में हम क्या लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं। तो Fe, क्योंकि आयरन किस रूप में पाया जाता है, लोहा, जो लोहे का टुकड़ा होगा वो किस रूप में होगा, सॉलिड रूप में होगा। तो आपने इसके आगे क्या लिख देना है, ब्रैकेट में एस लिख देना है। आई बात समझ में। अब इस पे जब हम रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो उस समय जो हमने जल की अवस्था ली, जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो जल की अवस्था हमने कौन सी वाली ली, गैस वाली ली। यानी आपने क्या किया कि जल को गर्म किया, उसकी भाप को किस में प्रवाहित किया, आयरन पर उसकी अभिक्रिया करवाई। यानी आयरन का टुकड़ा है, उस पर आपने किसका फवारा माला, जल का, जो कि किस रूप में है, भाप के रूप में है। ठीक है, तो उससे जब आप इस तरीके से आप अभिक्रिया करवाएंगे तब आपका फेरिक ऑक्साइड बनेगा। अगर आप इसमें जल किस रूप में लेते हैं, सॉलिड रूप में, यानी बर्फ के रूप में लेंगे, तो यह अभिक्रिया आपकी संपन्न नहीं होगी। या अगर आप जल इसमें लिक्विड के रूप में लेते हैं, पानी के रूप में लेते हैं, तो यह आपकी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो इसका मतलब आपने जल इसमें किस रूप में लेना, गैस रूप में लेना है, तभी आपकी ये अभिक्रिया आगे बढ़ पाएगी। अब आपने क्या किया, Fe ये सॉलिड अवस्था में है, H2O किस अवस्था में, गैस अवस्था में, तब आपका क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। ये फेरिक ऑक्साइड जो बनता है आपका, ये किस अवस्था में बनता है, सॉलिड। सॉलिड, इसकी स्टेट क्या है, सॉलिड। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन बन रहा है, तो हाइड्रोजन आपको पता है कि हाइड्रोजन किस अवस्था में पाया जाता है, गैस स्टेट में। हाइड्रोजन गैस आप बोलते हैं, तो हाइड्रोजन किस स्टेट में है, गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो अभिक्रिया में आप इस तरीके से आप किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड एग्जाम्पल उसने दिया है CO। CO जहां पर आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। एक हम CO इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल C स्मॉल O। बेटा इसको बोलते हैं कोबाल्ट। यहाँ पर बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। ये आपका होता है कोबाल्ट, इसमें CO एक साथ है, जबकि यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज किया गया है इसमें आपका C भी कैपिटल है और O भी कैपिटल है। यानी ये कार्बन है और ये वाला क्या है, ऑक्सीजन है। आई बात समझ में। तो ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है बेटा, एक गैस है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपने सुना है, तो वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है, गैस है। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी जो गैस होती है, आपने सामान्यतः सुना होगा कि जब किसी बंद कमरे में अंगीठी को जलाने से मना किया जाता है कि अंगीठी को उसमें से क्या करना है ना, कमरे से बाहर रखना है। क्यों बोला जाता है कि अगर आपके हवा की निकासी नहीं हो रही है, यानी हवा आर पार नहीं हो रही है, तो उसमें क्या हो जाता है कि धीरे धीरे करके उसमें जो आपकी लकड़ियों से क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर गैस वहां पर निकलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस की क्या हो जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी तो जब अगर आप उस कमरे में लेटे हुए जहां अंगीठी रखी हुई है, तो आप श्वसन की प्रक्रिया में आपके शरीर के अंदर चली जाती है। अब क्यों ये हानिकारक हो जाती है आपके शरीर के लिए, क्योंकि इसकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है, यानी इसकी बंधन क्षमता है, जो वो कार्बन ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा है। यानी अगर दोनों में अगर एक कंपटीशन होगा तो कौन ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसकी रिएक्शन क्या है, बहुत तेज होगी। और जो ऑक्सीजन होगा उसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो। अब ऑक्सीजन की अगर आपकी रिएक्शन स्लो होगी तो इसका मतलब आपकी, क्योंकि जीवनदायिनी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ही जब आपके शरीर के अंदर जाएगा तो तभी आपका ग्लूकोज टूटेगा और उससे आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और लेकिन ऑक्सीजन की जगह में अगर आपके शरीर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस चली जाती है तो वो प्रक्रिया आपकी बाधित हो जाती है, आपको एनर्जी नहीं मिलती और धीरे धीरे करके आपके शरीर में को ऐसा फील होता है कि आपका दम घुटने लगता है। और अगर आपको तुरंत आपने दरवाजा या खिड़की नहीं खोली तो आपकी उसमें या किसी व्यक्ति की उसमें मृत्यु हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या है, हानिकारक गैस भी है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को किस फॉर्म में लिया है, इसमें गैस फॉर्म में लिया है। हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहती है, गैस फॉर्म में लिखी रहती है। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के आगे आपने क्या लिख दिया, G लिख दिया। हाइड्रोजन के आगे क्या लिख दिया, G लिख दिया। अब इसमें एक चीज और दिखा रहा है कि इसमें तीर के निशान के ऊपर उसने दाब, यहाँ पे हमने लिखा 340 ATM। ये क्या है, प्रेशर, दाब की इकाई है ये, वायुमंडलीय दाब, जिसको हम शॉर्ट में ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में लिखते हैं। तो किसी भी ताप पर या किसी भी दाब पर जब आप रासायनिक अभिक्रिया को करते हो तो उसको आप तीर के निशान के ऊपर या उसके नीचे लिख सकते हो, ये लिखा जाता है।
ठीक है। यहाँ पे 340 ATM का मतलब क्या है कि इस रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए दाब कितना होना चाहिए, 340 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। तब अगर इससे बहुत ज़्यादा कम होता है तो आपका ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, इससे बहुत अधिक हो जाएगा तो ये अभिक्रिया आपकी संपन्न नहीं होगी, यानी मेथिल अल्कोहल इसमें नहीं बनेगा। तो जब आपने इतना प्रेशर उसको दिया 340 एटमॉस्फेरिक का, तो आपका CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल बनता है। और मेथिल अल्कोहल किस फॉर्म में रहता है, L यानी लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव अवस्था में इसमें पाया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे तीसरा है आपका 6CO2 + 12H2O, ये आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। और इससे क्या बनता है, सूर्य के प्रकाश में आपका भोजन बनाते हैं, कौन बनाते हैं, हरे पौधे बनाते हैं। ठीक है ना। और किसकी उपस्थिति में क्या होना चाहिए हरे पौधे में, क्लोरोफिल की मात्रा पाई जानी चाहिए। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को किसके रूप में बदलता है, C6H12O6 के रूप में, और प्लस इसमें ऑक्सीजन गैस इसमें मुक्त होती है, और H2O यानी जल इसमें बनता है। तो हम क्या लिखेंगे, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर उसने AQ लिखा है यानी जलीय विलयन के रूप में इसमें आपको उस पौधे को प्राप्त होता है। AQ लिखने का मतलब क्या है कि जलीय रूप में उस पौधे को उसमें मिल रहा है। ठीक है। क्योंकि इसमें जब हम वातावरण की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपका H2O भी इसमें मिक्स रहता है, तो ये किस रूप में मिल रहा है उसको, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में मिल रहा है। प्लस 12H2O जल की मात्रा वो कहाँ से लेता है, जब पौधे अपने जड़ों से जल को ऊपर की ओर खींचते हैं। ठीक है ना। और कहाँ पहुँचाते हैं, पत्तियों तक पहुँचाते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड किस माध्यम से पहुँचती है, जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो उन स्टोमेटा के माध्यम से आप वो कहाँ पहुँचता है, पत्तियों के अंदर पहुँचता है। और अगर सूर्य का प्रकाश है यानी दिन के समय में है, उसके पास क्लोरोफिल उपस्थित है, तब ये प्रक्रिया होगी और इससे क्या बनेगा, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा, C6H12O6। ये भी किस रूप में है, AQ लिखने का मतलब क्या है कि ये इसका भी कौन सा सॉल्यूशन बनता है, एक्वस सॉल्यूशन बनता है। और प्लस 6O2, और इसमें क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है। और प्लस 6H2O, और प्लस क्या बन रहा है, जल बन रहा है। ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में हम भौतिक अवस्थाओं के इस तरीके से इसमें डिनोट कर सकते हैं। ध्यान से बेटा अपने बुक ले लें और उसमें भी एक बार देखने की कोशिश करें, और अन्य एग्जाम्पल भी इसमें हो सकते हैं तो उनको भी देखें। ठीक है। थैंक यू।